Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs.Anila Imran and you are watching UV Educational Center. और आज UV Educational Center में हमारा क्वेश्चन है superiority of poetry over philosophy and history, and this is the most important question. और ये क्वेश्चन जो है ये आप यूँ समझ लें कि बताया ही सिडनी ने यही कुछ है कि स्पिरिचुअलिटी ऑफ पोइट्री है कि आप शायरी की बर्तरी उन्होंने बताई है, और वो भी फिलॉसफी और हिस्ट्री पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन पहले उठाना पड़ा। और हम जानते हैं कि ये रेनेसां इरा था, उसके बारे में फिलिप सिडनी उस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। 16th सेंचुरी का लास्ट पोर्शन है ये। और आपने ये रिप्लाई दिया था स्टीफन गोसन को। स्टीफन गोसन जो एक प्यूरिटन था, प्यूरिटन आपने मेंशन करना है, और उसने 1579 में डायरेक्टली सर फिलिप सिडनी को खिताब करके ये अपना मकाला लिखा था, अपना पम्फलेट लिखा था, टू द जेंटल मैन मास्टर फिलिप सिडनी। ये इन्वर्टेड कोमा में हमारी कोटेशन है। और इसके जवाब में उन्होंने सारी की सारी स्पिरिचुअलिटी ऑफ पोइट्री बताई। और ये जो फिलिप सिडनी का मकाला था ये इनकी वफ़ात के बाद शाया हुआ है, और वो भी 10 साल बाद शाया हुआ। ये 1586 में वफ़ात पा गए थे, तो 1596 में 2 डिफरेंट पब्लिशर्स ने इसे डिफरेंट नाम से एक ही साल में शाया कर दिया। एक थे पॉन्सनबाई और दूसरे थे ओल्ने। Pon Son by and Ponsonby and Olney Olney। इन्होंने एक ने द डिफेंस ऑफ द पोइट्री नाम रखा, दूसरे ने एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री इसका नाम रखा। और इन्होंने इसमें पोइट्री का अच्छा खासा डिफेंस किया है, और यही हम आज क्वेश्चन रीड करने जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिलिप सिडनी सिर्फ 32 इयर्स के थे जब एक जंग में ऐसे ज़ख्मी हुए कि दोबारा ये ठीक ना हो सके, और उनकी इंतकाल हो गया, इनका ये फौत हो गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या हमें बता रहा है। ये करंट नोट्स हमने क्वेश्चन लिया है। ऑफ ऑल साइंसेस इन आवर पोइट द मिडनार्च, सारी साइंसेस में और हमारे ये शायर है शहनशाह। हाउ डज सिडनी डिफेंस दिस क्लेम, कैसे उसने इस क्लेम को जो है दावे का दिफा किया है कि वाकई वो शहनशाह है। फिलिप सिडनी एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री 2009 का क्वेश्चन है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में आया है। How does Sydney try to establish the superiority of poetry over philosophy and history? वही क्वेश्चन का टाइटल भी है। आंसर, Sydney has devoted plenty of space in his essay to the discussion of the comparative merits of poetry on one hand and philosophy and history on other। प्लेंटी ऑफ स्पेस, ज़्यादातर जो हिस्सा है ना उसने अपने ऐसे का, अपने मजमून का, वो डिवोटेड किया है, वक्फ किया है इस बहस मुबाहसे में कि मुआजना करे इनकी खूबियों का, शायरी का फ़लसफ़े और हिस्ट्री के साथ खूबियों का मुकाबला करे, मुसाबका करे, मुआयना करे। ही गिव्स पोइट्री अ प्लेस अबव बोथ फिलोसफी एंड हिस्ट्री। ठीक है, पहला पैराग्राफ हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड है। उसने शायरी को हिस्ट्री और फिलोसफी से बरतर माना है। एंड गिव्स सेवरल रीजंस, और बड़ी वजूहात बताई हैं, बड़े हवाला जात दिए हैं हमें फॉर डूइंग सो, कि ऐसा उसने क्यों कहा। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले अगर पोर्शन में देखें, पहले हिस्से में देखें, ही पॉइंट्स आउट दैट पोइट्री वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन, कि सबसे पहले तो एक पोइट्री ही थी ना जिसके बात को तरतीब देने के लिए ड्रामा हो, नावल हो, कोई भी वाक़या बयान करना हो, तो सिर्फ ये शायरी ही तो थी, इसी की एक फॉर्म थी। तो ये हमारा की पॉइंट है कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन, किसी भी चीज़ को तरतीब देना था या उसको तरगीब देना था या उसको पेश करना था, सिर्फ पोइट्री की शक्ल में ही पेश होती थी। पोइट्री इज़ वेनरेटेड फॉर इट्स एंटीक्विटी। वेनरेटेड, उसको इज्जत दी जाती थी कि वो एंटीक्विटी है, एंटीक है यानी कदीम है, कदीम तरीन है, इस वजह से पोइट्री को इज्जत मिलती थी। फिलोसफर्स एंड हिस्टोरियंस, ये जो फिलोसफर हैं, फ़लसफ़ादान हैं और तारीख़दान हैं, केम लेटर दैन द पोइट्स, ये पोइट्स के बाद में आए हैं, यानी पोइट्री जो है वो सबसे पहले आई है।
Secondly, even the earliest philosopher, for instance in Greece, अगर हम यूनान के पहले philosophers को देखें, मिसाल के तौर पर, for instance मिसाल के तौर पर, appeared before the people in the guise of a poet. वो लोगों के सामने कौन सा भूलिया बनाकर आते थे? लोगों के सामने एक पोइट का, एक शायर का हुलिया ही तो बनाकर आते थे. अब आगे वो नाम बता रहे हैं, एम्पिडोकल्स एंड पैरामेंडिस और एम्पिडोक्सल्स, ये जो दो किरदार है इनका हुलिया बनाकर ये आते थे पोइट, फलसफी. ये दो फलसफी हैं, रोट देयर नेचुरल फिलोसफी इन वर्ड्स. और इन दो फलसफियों के नाम हमें याद रखना पड़ेंगे. और इन दो फलसफियों ने क्या किया है? अपना फलसफा शेर की शक्ल में लिखा, शेर शायरी की शक्ल में लिखा है. तो ये दोनों फलसफियों का फिलिप्स सिडनी ने हवाला दिया है. ये हमारा शॉर्ट आंसर भी आ सकता है. एज फॉर द हिस्टोरियन को अगर देखें, दे बोरोड देयर स्टाइल ऑफ राइटिंग फ्रॉम पोएट्स. तो हिस्टोरियन ने भी तो उन्हीं से उधार लिया है तरीकाकार के कैसे बातचीत करनी है, कैसे लिखना है. थर्डली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जो अहम ये है, ऑल लर्निंग एम्स एट द मॉरल इम्प्रूवमेंट. और सभी हमें जो सिखाते हैं हमारी अहलाकी बेहतरी, अहलाकी तरतीब, अहलाकी दुरुस्तगी सिखाते हैं ऑफ ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स को अहलाकी तौर पर कैसा होना चाहिए, यही सब सिखा रहे हैं. एंड पोइट्री ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ लर्निंग फुलफिल हिज टास्क. और पोइट्री भी अपना ये टास्क मुकम्मल करती है मोस्ट इफेक्टिवली, बहुत मुतासिराना अंदाज में, एंड सक्सेसफुली, और कामयाबी से. अकॉर्डिंग टू सिडनी, सिडनी के मुताबिक देखते हैं, द फिलोसफर इज लाइकली टू से, फिलोसफर कहते हैं दैट इट इज ही हु रियली टीचेस द ह्यूमन बीइंग व्हाट वर्च्यू इज. फिलोसफर दावा करते हैं जी वो हम ही तो हैं जो लोगों को सिखाते हैं कि क्या नेकी है, कैसे नेकी होनी चाहिए. इन अदर वर्ड्स द फिलोसफर्स क्लेम टू बी अ बेटर टीचर ऑफ वर्च्यू देन एनीबॉडी एल्स. तो लिहाजा वो तो दावा करते हैं जनाब कि हमारे से बेहतर कोई टीचर है ही नहीं जो फिलोसफी सिखा सके, जो नेकी की बातें बता सके. हियर द हिस्टोरियंस इज लाइकली द स्टेप फॉरवर्ड. वो इससे भी एक कदम आगे हैं. तारीखदान चैलेंजेस वो तो ललकारते हैं. नॉट ओनली द क्लेम्स, वो दावा ही नहीं करते ऑफ द पोइट्स के लिए, बट आल्सो द फिलोसफर्स, वो फिलोसफर्स के लिए भी दावा कर देते हैं. हिस्टोरियन एक कदम आगे हैं क्योंकि वो अपने इस दावे में शायर के साथ साथ फलसफी को भी घसीटते हैं कि हम तुम दोनों से आगे हैं. और यहाँ ये बताते ये कि ये जो फलसफी है, अब ये फलसफी क्या करता है, पहले हम इसकी बात मुकम्मल कर देते हैं. द हिस्टोरियन विल से दैट द फिलोसोफर टीच थियोरेटिकल वर्च्यूज, थियोरेटिकल वर्च्यूज जिसमें नजरिए दिखाए जाते हैं, मजहबी बातें बताई जाती हैं, ख्याली नजरियात पेश किए जाते हैं. वाइल द हिस्टोरियन टीच प्रैक्टिकल वर्च्यूज, और हिस्टोरियन हमें बताते हैं जी अमली बात क्या पीछे चली है, किस किस्म की नेकियां हुई हैं, किस किस्म की जंगोजदल हुई है, क्या हिस्ट्री में कितने बंदे थे, कितने फौजी थे, क्या थे, ये सब वो प्रैक्टिकल बताता है और वो जो नजरियाती बताता है. द philosopher teaches virtue by certain abstract concentrations. अब ये जो philosophers हैं ना, वो ऐसी ख्याली और abstract ideas बताते हैं कि उनको समझना बहुत मुश्किल है. उनकी ज़ुबान कुछ इतनी मुश्किल है कि आम फहम बंदा समझ नहीं पाता. जब वो बात करते हैं तो उनके लहजा थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, मुबहिम होता है, जिसको ये बताते हैं कि फ़िलोसफी इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि आम बंदे को तो समझ नहीं आती ना उसकी. वाइल द हिस्टोरियन टीचेस वर्च्यू बाय डिपिक्टिंग इन हिज हिस्ट्री द एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनकाइंड थ्रू द एजेस. अब वो एजेस पुरानी बातें करते हैं. हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री पुरानी बातों की डिस्कस करेगी तो वो बता रहे हैं पुराने पिछले मैनकाइंड की हिस्ट्री में ये हुआ, तो वो तजुर्बात के ज़रिए बताते हैं. और इसमें वर्च्यू कहाँ से आ गया, वो तो गुजरी हुई बात को बता रहे हैं जो हो चुकी है. और फिलोसफर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को बता रहे हैं कि भाई ख्यालात हैं हमारे, ऐसे होने चाहिए, इस तरह से हमारा ये मौजू चलना चाहिए. और फिलोसफी की तो ज़ुबान ही बहुत डिफ़िकल्ट है और ये हिस्टोरियन की ज़ुबान जो है वो हिस्ट्री है. और चूँकि हिस्ट्री पुरानी बातों को डिपिक्ट करती है तो ज़माना तो चेंज होता जाता है. आगे चलते हैं तो हमें बताना चाह रहे हैं सिडनी speaks about the claims of both the philosophers and the historians in a satirical and mocking way. दोनों का वो बड़े तंजिया और मजाक उड़ाने वाले अंदाज में जवाब देते हैं इनके दावों का. The syndicates his disparagement, उनकी disparagement of both, दोनों की कम कदरी दिखाते हैं. disparagement होती है उनकी कम कदरी, दोनों को दिखाते हैं कि तुम लोगों की दोनों की कदर कम है. कौन से दोनों?
philosopher and historian. Sidney points out that वो क्या नुक्ता नज़र हमारे सामने पेश करते हैं. The philosopher and historian से have the same goal, दोनों का मकसद तो एक ही है. The philosopher uses precept, अब वो precept यूज़ करता है, वो फरमान यूज़ करता है, वो तहय्युलात यूज़ करता है, मुक़द्दस नुक्ता नज़र को भी यूज़ करता है. And historian uses examples. ये आपने याद रखना है कि की क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट आंसर हो सकता है, what the historian use and what the philosophers used. दोनों में आ जाएगा. जनाब फिलोसोफर अपना नुक्ता नज़र यूज़ करते हैं और हिस्टोरियन एग्जाम्पल्स देते हैं, मिसालें दे के अपनी बात बताते हैं. बट द पोइट, लेकिन शायर क्या करता है, हु परफॉर्म्स बोथ द फंक्शंस ऑफ द फिलोसोफर्स एंड द हिस्टोरियन. लेकिन शायर तो प्रिसेप्ट्स भी देता है और एग्जाम्पल्स भी देता है, वो तो दोनों के फंक्शंस ले आता है, तो उसमें दोनों की पावर आ जाती है. द पोइट एम्प्लॉयज बोथ प्रिसेप्ट्स एंड एग्जाम्पल्स. The abstract statements of the philosophers are not easily understood, while the historian is tied to the particular truth of the things. बात वही आ गई कि abstract उनके होते हैं, इतने मुबहिन उनके statements, उनके बयानात होते हैं कि उनको आसानी से समझा नहीं जा सकता है. philosopher के theories इतनी difficult होती हैं कि उनकी theory में से ही जाएं तो आपके सर के ऊपर से गुजर जाती हैं बाज़ theories, ये क्या कह रहे थे. और historians क्या करते हैं, वो तो बंधे होते हैं practical ट्रुथ के साथ कि भाई अमली तौर पर जो बात हुई है हिस्टोरियन ने वही बतानी है, हिस्ट्री में जो बात पेश आई है उसने उधर से जेर जबर नहीं करनी है, तो वो तो बंधा हुआ है उसके साथ. ये उसने दोनों के कमजोरियां बता दी. द एग्जाम्पल ऑफर्ड बाय द हिस्टोरियन यील्ड्स, वो क्या मुहैया करते हैं, नो जर्नल ट्रूथ, उसमें तो कोई आम सच्चाई होती नहीं है. एंड इज देयरफॉर इज लेस फ्रूटफुल डॉक्ट्राइन, तो ये बड़ा ही कम फायदे वाला नजरिया है. while the poet couples the journal notions with the particular example, अलबत्ता शायर क्या करता है, वो खास मिसालों के साथ ये दोनों को ले लेता है. ये कपल्स जो दोनों हैं जर्नल नोशंस के साथ, इन दोनों को हिस्टोरियन और फिलोसोफर्स के प्रिसेप्ट्स और एग्जाम्पल्स को वो अपने आइडियाज़ में शामिल करके एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल बनाता है, बड़ी एक खास किस्म की चीज़ बना के हमारे सामने पेश करता है. सिडनी begins his defense by pointing out that poetry was the earliest form of composition everywhere. अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि उसने कहा कि जनाब कुछ भी नहीं था और जो पुराने लोग थे वो शायरी में ही बात करते थे, तो फिर शायरी जो है तो वो तो बहुत ही अर्लीस्ट फॉर्म है, वो बहुत कदीम वेनिट्रेटेड है, बहुत पुरानी उसे इज्जत दी जाती रही है और ये फॉर्म थी जिसमें यही चीज़ें कंपोजिशंस होती हैं. फिर उसने दो पुराने फ़लसफ़ीस का हमें बताया है, एम्पिडोसल्स और पैरामेंडिस, ये दोनों उसने फ़लसफ़ीस बताया है कि इन्होंने शायरी की ज़ुबान में ही बात की है, लिहाजा शायरी की जो है वो ज़ुबान कदीम होने के साथ साथ फ़ायदा मंद भी है. एंड डैट फॉर अ लॉन्ग टाइम द फिलोसोफर्स ऑफ एंशियंट ग्रीस, ये जो पुराने यूनानी फ़लसफ़ा दाम थे, अपीयर्ड टू द वर्ल्ड इन द गेयर्स ऑफ द पोएट, तो लिहाजा वो तो शायर की शक्ल में आते थे हमारे सामने, तो फ़लसफ़े की तो कोई शक्ल ही नहीं थी, फ़लसफ़े का तो कोई खास रूप ही नहीं था, शायरी की शक्ल में वो अपना बयान लेकर आते थे. ये भी हमारा की पॉइंट है. वाइल इवन द हिस्टोरियन रेडिली, वो क्या करते थे, बोरो द पोएटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, तो उन्होंने भी जनाब यही स्टाइल उधार लिया है. कौन सा स्टाइल, पोएटिक स्टाइल. तो अब आप इसका की पॉइंट बना सकते हैं कि भाई कौन से स्टाइल दोनों ने बोरो किए थे, पोएटिक स्टाइल्स. वाइल इवन द हिस्टोरियन रेडिली बोरोड द पोएटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग अमंग द एंशिएंट रोमन्स में अगर देखते हैं, अ पोएट वाज कॉल्ड वेट्स. अगर हम एंशिएंट रोमन्स में जाते हैं तो वो पोएट को वेट्स कहते हैं. अब ये जो वेट्स है ये भी हमारा एक कीवर्ड है. वेट्स का मतलब होता है खुदा के बुरगजीदा बंदे. वेट्स थे वो जो कदीम यूनानी कहानियों की जमात भी है. वो आप देख लें कोई पुराना ड्रामा, मेरे जहन में एक आ रहा है, मैं बताना नहीं चाह रही, तो अब वो उसमें कहानियों की जो जमात थी, वो जो दीनी लोगों की जमात है ना, उसको वेट्स बोलते हैं. और रोमन के लिहाज से, ये आपका की क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है कि रोमन के लिहाज से कौन थे शायर, तो वो वेट्स थे. कदीम मजहबी और कहानियों की जमात थी. वहाँ मीनिंग द डिवाइन और अ प्रॉफिट, यानी आसान अल्फाज में देख लें तो कोई खुदाई दावे करने वाले, खुदा की बातें पहुंचाने वाले, और जो कोई पैगंबर हैं वो भी पैगाम रसा होते हैं खुदा के, वो हैं द एंशिएंट ग्रीक्स. अब ग्रीक्स क्या कहते हैं, रिगार्डिंग द पोएट, वो पोएट्स को कहते हैं एज अ मेकर, वो बनाने वाला है, तख्लीक करने वाला है. दोनों के कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं. पोएट को रोमन क्या कहते हैं और पोएट को एंशिएंट ग्रीक्स क्या कहते हैं. द पोएट सेज,
पोइट क्या कहते हैं, सिडनी इमिटेट्स द वर्क ऑफ नेचर। सिडनी कहता है कि शायर जो है ना वो कुदरत के काम को हमारे सामने पेश करते हैं, एज डू अदर आर्टिस्ट द मैन ऑफ लर्निंग, जिस तरह से दूसरे आर्टिस्ट दिखाते हैं कि आदमी को सिखाया जाए। बट द पोइट वाइल इमिटेटिंग नेचर, लेकिन वो नेचर को जब हमारे सामने तलकीद करते हैं, मिमिसीज करते हैं, हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या करते हैं, री ट्रांसडेंस इट, तो वो ट्रांसडेंस करते हैं, इसको बढ़तर बना देते हैं, एंड बिल्ड्स अ न्यू नेचर, और एक नई नेचर हमारे सामने पेश कर देते हैं। पोइट्री इज अ सुपीरियर ऑफ to both philosophy and history so far as teaching virtue। अगर हमें कुछ नेकियां बतानी है, कुछ अखलाकियात बतानी है, तो पोइट्री जो है वो फिलोसफी और हिस्ट्री से बढ़तर है। एंड आर्ग्यूइंग ह्यूमन बीइंग टू लिव वर्चुअसली, और वो ह्यूमन बीइंग्स को ये सिखाती है कि किस तरह फजीलत से रहना है, किस तरह अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। द फिलोसफर टीचेस ओनली बाय प्रिसेप्ट्स, ये हमारा वही पॉइंट है जो हम पीछे रीड कर आए हैं, याद रखना है। वो प्रिसेप्ट्स के जरिए, नुक्ता नज़र के जरिए, मुकद्दस फरमान के जरिए, तसव्वुरात के जरिए सिखाते हैं। कौन? फिलोसफर्स। एंड हिस्टोरियन टीचेस बाय एग्जांपल्स। द पोएट एम्प्लॉयज बोथ द मेथड ऑफ प्रिसेप्ट एंड द मेथड ऑफ एग्जाम्पल। शायर ये दोनों तरीके यूज करता है। यहाँ पर इसको कोटेड किया गया है ब्रैकेट्स में, तो इट्स मीन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी मैंने आपको बताया, शॉर्ट आंसर्स में भी हो सकता है। द फिलोसोफर कन्वेज वर्च्यूज इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर। फिलोसोफर जो बात बता रहे हैं वो मुबहिम सी बता रहे हैं, अभी हम इसको भी डिस्कस करके आए हैं, वो गैर वाजिया किस्म की बात बता रहे हैं जो आम बंदे को समझ नहीं आ रही। बट द पोइट कन्वेज वर्च्यूज बाय अ कॉन्क्रीट पोर्ट्रेट्स ऑफ वर्चुअस कैरेक्टर। शायर क्या करता है, वो कुछ नेक किरदार ले लेता है जिनकी तस्वीर कशी करके मजबूत तरीके से हमारे सामने एक नेकी के अमल को पेश कर देता है। अभी वो आगे मिसालें देगा कुछ किरदारों की कि ये अगर ये किरदार शायरी ना होती तो ये किरदार भी ना बनते। द पोइट इज देयरफॉर सुपीरियर टू फिलोसोफर, लिहाजा उसकी बढ़तरी है फिलोसोफर से। एज फॉर द हिस्टोरियन की तरफ से अगर देखते हैं, ही डज डिस्क्राइब्स वर्च्यू एंड वॉइस थ्रू एक्चुअल हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, लिहाजा वो बताते हैं जनाब असली तारीखी वाक़यात से अच्छाई और बुराई हमारे सामने बताते हैं, वॉइस एंड वर्च्यू। बट ही हैज़ टू रिमेन टाइड टू व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड, लेकिन हिस्टोरियंस को जो समझना पड़ेगा और चिपके रहना पड़ेगा उसी सच्चाई के साथ जो पहले वाक़या हो चुकी है। द पोइट कैन मोल्ड, लेकिन पोइट तो मोल्ड कर सकता है ना, उसको तरतीब दे सकता है, तरमीम कर सकता है। द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के को हक़ाइक़ हैं। इन एनी वे, किसी भी तरीके से शायर ज़िंदगी के हक़ाइक़ को अपनी मोल्ड में ढाल सकता है, थोड़ा बहुत उसका सांचा बदल सकता है। ही लाइक्स सो, वो जैसे वो अच्छा समझता है। He has a greater freedom than the historian, उसके पास बड़ी आज़ादी है, हिस्टोरियन के पास तो आज़ादी ही नहीं है। और फिल्सफे वाले बड़ी मुश्किल बात बताते हैं। History describes what was actually done, while poetry tells, हिस्ट्री बताती है कि भाई दर हकीकत क्या हो चुका है, और पोइट्री बताती है what is fit to be said, कि क्या मुनासिब है कहने को, और what is fit to be done, और क्या मुनासिब है होने को, according to the law of probability और necessity। वो वही दोनों है जो एरिस्टोटल ने बताए थे कि ऐसा मुमकिन हो सकता है और ऐसा इम्कान है, ऐसा गुमान है हमारा, और ऐसा मुमकिन हो सकता है। बिसाइड्स हिस्ट्री डील्स विद द पार्टिकुलर, इससे बावजूद अगर देखें हिस्ट्री तो किसी ख़ास मौके के साथ ही अपना ताल्लुक़ रखती है। और क्या करते हैं, द पोइट्री डील्स विद द यूनिवर्सल, और लेकिन पार्टिकुलर और यूनिवर्सल हमारे दो कीवर्ड्स हैं, दो ऑपोजिट जो है जनरास हैं, इनको डिस्क्राइब उसने किया कि वो हिस्ट्री पार्टिकुलर इंसिडेंट्स को बताती है और पोइट्री यूनिवर्सल इंसिडेंट्स को बताती है। कोटिंग एरिस्टोटल, अब एरिस्टोटल की कोट लगाते हैं, एरिस्टोटल की बात करते हैं। सिडनी सेज दैट पोइट्री इज मोर फिलोसफिकल एंड मोर सीरियस देन हिस्ट्री, जैसे एरिस्टोटल ने भी कहा है कि जनाब ये ज़्यादा सीरियस है और ज़्यादा संजीदा बात करती है फिलोसफी और हिस्ट्री से। पोइट्री इज superior to philosophy because it has the power to stir or move the mind of the reader in a way philosophy cannot do। अब पोइट्री जनाब हलचल मचा सकती है, स्टर होता है हलचल मचा देना, दिमाग में, रीडर के दिमाग में एक हलचल मचा देती है
इसमें इतनी ताकत है और ये फिलॉसफी से सुपीरियर है, जिससे फिलॉसफी बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, हलचल नहीं मचा सकती है इंसान के दिमाग में। वो जो बताते हैं ना कि भाई जनाब वो जंग पे जा रहे थे, तो जब उन्होंने नूरजहान के गाने सुने, वो साथियों मुजाहिदो, तो फिर वो जो फौजी थे उनमें एक जोश आ गया। तो पोइट्री की वजह से वो जोश आया ना भाई, पोइट्री ने उनके अंदर एक स्ट्रेट मचा दी, एक हलचल मचा दिया, और ये फलसफा नहीं कर सकता। द पोइट विंस द माइंड ऑफ द रीडर, वो लिहाजा जीत लेते हैं दिमाग रीडर का। ये भी मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि ये दिमाग जीतने वाली बात ना हिस्ट्री करा सकती है और ना फिलोसफी। देन सिडनी रिकॉर्ड्स टू कैलिब्रेट टू इलेबोरेट, फिर ये ई जो है ना ये थोड़ा सा मिटा हुआ है। सिडनी प्रोसीड्स, आगे बढ़ता है, टू इलेबोरेट, बताते हुए द व्यू दैट पोइट्री इज एन इमिटेशन। ये भी हमारा हाईलाइटेड कोट है कि पोइट्री एक नकल है। द पोइट लाइक अदर मैन्स लर्निंग इमिटेट्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, और वो क्या करते हैं दूसरों की तरह नेचर के ऑब्जेक्ट्स को, नेचर की चीज़ों को नकल करते हैं। यानी दरख्त पे लिख दी, पहाड़ पे लिख दी, कोई नज़म आते जाते कोई नेचर का मौजूद मिल गया, पानी का पहला कतरा, बारिश का पहला कतरा मिल गया, उस पे लिख दी नज़म, इस तरह से। हाउएवर द पोइट गोज बियॉन्ड नेचर, अलबत्ता पोइट जो है वो नेचर के बगैर, नेचर के पीछे, नेचर के साथ भी चल सकते हैं। द पोइट इज कैरिड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड बाय विग्योर ऑफ हिज ओन इन्वेंशन एंड इमेजिनेशन। विग्योर क्या होते हैं, अपनी ताकत और तवानाई के साथ शायर ना नेचर के इन इमेजिनेशन, तख़य्युलात को एक तो ईजाद कर सकता है, दूसरा इन्हें अपवर्ड भी लेके जा सकता है और इनको आगे भी लेके जा सकता है। यानी दरख्त को देखा तो है, वो लिटिल सीड टू नीड टू सो, एक पोइम है कि जनाब वो सीड के बात शुरू होती है और सीड से शुरू होते होते वो बात दरख्त से चली जाती है और दरख्त पर जाते जाते वो दरख्त फल देने लगता है। यानी वो एक पॉइंट उसने उठाया और उस पॉइंट को उसने आगे बढ़ाया और फिर आगे बढ़ा के उसने उसको मज़ीद फैलाया, बिल्ट अप अनदर नेचर, और वो एक और किस्म की नेचर ही बना देता है। सीड की आंखें लगा दे जनाब, दरख्त की आंखें लगा दे तो नेचर किसी और किस्म की बन जाती है ना। द पोइट ईदर मेक्स थिंग्स बेटर देन दोज व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर or makes absolutely new forms such as do not exist in nature before। बिल्कुल वो एक ऐसी चीज़ बना देता है, जैसे भी बात की है कि वो नेचर के साथ या तो उसको थोड़ा मज़ीद बढ़ा देता है, उसमें कुछ और इमेजिनेशन डाल देता है जो नेचर में पहले बिल्कुल मौजूद नहीं होती हैं। द पोएट क्रिएट्स सच न्यू फॉर्म्स एज द डेमीगॉड्स। डेमीगॉड जो होते हैं, ये जो देवताओं की शक्लें होती हैं, वो बना देते हैं शायर। सेस्लोप्स एंड फ्यूरीज। सेस्लोप्स क्या है जनाब? सेस्लोप्स है ए मेंबर ऑफ द रेस ऑफ द सेविज। सेविज का एक मेंबर था, वन आइड जाइंट है, और ये ओडेसे का एक किरदार है, और इसके पास कोई सोशल मैनर नहीं थे और कोई फियर ऑफ गॉड नहीं था। यानी ये एक ऐसा किरदार था जो अनोखा किरदार बनाया हुआ था, ये बनाया शायरों ने। एंड फ्यूरीज, फ्यूरीज कौन थी? फ्यूरीज 3 डॉटर्स ऑफ द गॉडेस ऑफ द नाइट, रात की देवी की 3 बेटियां हैं जनाब ये, और ये तीनों बेटियां क्या करती हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूरीज हैं। इन तीनों में ना नाराज़गियां हैं, गुस्से हैं। इसकी जो पहली बेटी है अगर उसको देखें मैजरिया तो उसमें जालसी है, दूसरी देखें एक्लेटो तो उसमें एंगर है, तीसरी देखें तो टिस्फून उसमें एवेंजर है। यानी एक में जेलसी है, हसद है, गुस्सा है और इंतकाम है। ये किरदार हैं, फ्यूरीज हैं, ये किरदार उसने बताए हैं जो सिर्फ वो शायर ही क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसने अनोखी चीज़ बनानी है ना। नेचर में से कुछ चीज़ देकर उसमें से कुछ अपना आइडिया डाल के उसको नई तख्लीक देनी है। हिस्टोरियन की तरह नहीं कि जो आया वही बताना है, फ़लसफ़ी की तरह नहीं कि डिफ़िकल्ट ज़ुबान यूज़ करके एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बता के तो अपने फ़लसफ़े की तरफ कायल करना है। वो तो दोनों के आइडियाज़ मिला देता है, प्रिसेप्ट और एग्जाम्पल्स को। The world which the poet depicts in the work is the more beautiful than the real world। और ये जो उसने हमें बताई हैं चीज़ें, ये रियल दुनिया से तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। Poet's word is a golden word, ये हमारा की वर्ड है कि वो कहता है शायरों की दुनिया तो सुनहरी दुनिया, is distinguished from the brazen word of nature। ये जो फितरत का एक जो नाम है, जो फितरत का एक ब्रेजन बेहया किस्म की जो दुनिया है ना, इससे तो वो बहुत दूर है, इसको वो ख़त्म कर देता है। द पोइट पोर्ट्रेस ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द काइंड, वो ऐसी इंसानों की शक्ल बनाता है
द काइंड हु नेवर एग्जिस्टेड इन नेचर, वो जो नेचर में है ही नहीं। ये जो नाम बताया उसने, जेलसी, एंगर है, एवेंजर, ये फ्यूरीज, ये तो नेचर में है ही नहीं, दुनिया में नहीं मौजूद है। वो ये जो वन आइड जॉइंट उसने बना दिया है जिसमें कोई सोशल मैनर नहीं है, उडेसी का किरदार है, ये भी दुनिया में नहीं है, तो ये उसने बनाए हैं जनाब। नेचर हैज़ नेवर क्रिएटेड सच अ कंस्टेंट फ्रेंड्स, अब नेचर ने इतने खूबसूरत दोस्त भी नहीं बनाए। एज प्लेडस एक किरदार है वो जो अच्छा दोस्त है। सच अ विलन, और ऐसा विलन भी नहीं बनाया। मैन एज ऑरलैंडो जैसा कोई विलन नहीं उसने बनाया। पेलेडिस जैसा कोई दोस्त नहीं उसने बनाया। सच ए ट्रू प्रिंस एज अ साइरस जैसा कोई सच्चा शहजादा भी तो नहीं बना। सो एक्सीलेंट अ मैन इन एवरी वे एज एनियंस जैसा भी कोई किरदार उसने नहीं बनाया है नेचर ने, तो वो शायरी को प्रेफर दे रहे हैं। ऑल दिस मैन वर क्रिएटेड बाय पोइट्स ने बनाए। द ग्रीक्स सेज, वो क्या कहते हैं, सिडनी वर फुली जस्टिफाइड इन गिविंग टू द पोएट द लिटिल ऑफ अ मेकर, कहता है। अब ये सिडनी कह रहा है कि ग्रीक्स ने ये कहा था कि शायर मेकर है। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ग्रीक ने कहा कि शायर मेकर्स हैं, और इन्होंने रोमन्स ने कहा कि शायर वेट्स हैं। यहाँ भी उसने कहा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक इंसाफ किया है उनके साथ। टू सिडनी देयरफॉर अ मेकर इज़ अ क्रिएटर, वो कहता है मेकर तो वही ना जो बनाता है, बनाने वाला, तख्लीक करने वाला होता है। इन डेट द क्रिएटिव फैकल्टी, ये तहलीकी जहनी सलाहियत है, इज़ अ हाईएस्ट गिफ्ट विद विच मैन हैज़ बीन ब्लेस्ड, और इंसान के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त तोहफा है जिससे इंसान को नवाजा गया है। एंड दिस क्रिएटिव फैकल्टी इज़ फाउंड इन पोएट टू अ greater extent, एक ग्रेटर एक्सटेंट, एक बड़ी हद तक शायरों में ही ये चीज़ पाई जाती है। दैन इन एनी अदर काइंड ऑफ मैन, किसी और इंसान में नहीं। दस सिडनी डज नॉट रिगार्ड पोइटिक इमिटेशंस एट समथिंग स्लेविश, वो नहीं कहता कि ये जो पोइटिक इमिटेशन है जनाब ये गुलामाना कॉपी है, कॉपी टू कॉपी है, या ये लकीर के फ़कीर हैं, वो उससे हट जाते हैं। द पोइट इमिटेशन ऑफ नेचर इज़ नॉट अ सर्वाइल इमिटेशन, ये कोई गुलामाना या फरमाबरदाराना कॉपी नहीं है। His imitations of nature is not a tame copy, वो कोई ऐसी कॉपी नहीं है जिसको वो जैसा सीधा ले वैसा ही हमारे सामने रखेगा, जैसे वो हिस्टोरियन को कह रहा है। बट इज टू बी सीन, क्या देखा गया है, एंड फाउंड इन रियल वर्ल्ड, और क्या असली दुनिया में पाया गया है, उसको वो सर्वाइवल इमिटेशन और टेम कॉपी नहीं कहता है। द पोएट रेजेस अबव दिस वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, वो तो इस हकीकी दुनिया से भी बहुत ऊंचे हैं। एज सिडनी पुट्स इट दैट द पोएट ट्रांसडेंस, ये शायर क्या करते हैं, ये ट्रांसडेंस हैं, ये जो तब्दीली लेके आते हैं, माहियत लेके आते हैं, मोल्ड करते हैं। द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट ट्रांसम्यूट्स में भी वही होते हैं कि उसकी शक्ल बना देना, उसकी माहियत बना देना, उसका जाविया बनाना, एंड ट्रांसफिगर, और उसका हद हाल वाजिया कर देना। अब ये रियलिटी हमने ये याद करने हैं, ट्रांसटेंस और ट्रांसमेट्स एंड ट्रांसफिगर्स। ये सिडनी ने कहा है कि शायर में ये खूबियाँ होती हैं उनके, वो अल्फाज की माहियत बना देता है, उनके खद्दोखाल बना देता है, उनके साइज मैग्नीट्यूड बना देता है। हियर ऑफ कोर्स सिडनी इज ऑन वेरी फर्म ग्राउंड, यहाँ तो वाकई वो बड़ी मजबूत दलाइल के साथ हमारे सामने आ रहा है। द क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पोइट्री मस्ट बी रिकग्नाइज्ड, हमें पहचानने चाहिए शायरी के ये सारे अनासिर। एंड सिडनी rendered great service to literary criticism by recognizing, लिहाजा उसने ये हमें पहचान करवा कर लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, इस तनकीदी इस्तिलाह की, इस फ़न की बहुत ज़्यादा ग्रेट रेंडर किया है सर्विस, बड़ी आला हिदमत हमें उसने, रेंडर्स होता है मुहैया की है, एंड एम्फसाइजिंग इट, और उसने इस हिदमत पर बहुत ज़ोर भी दिया है। यानी शायरों की तारीफ़ कर कर उसने बड़े अच्छे पैमाने का काम किया है। अकॉर्डिंग टू सिडनी पोएट्री टीच एंड डिलाइट, लिहाजा ये हमारा की पॉइंट है जिसे हमने याद करना है कि शायरी हमें सिखाती क्या है, तालीम देती है और मुसरत देती है। बट डैट इज़ नॉट ऑल, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। सिडनी ऑल्सो पॉइंट्स आउट द पावर ऑफ द पोएट्री टू मूव द माइंड एंड टू स्टर द हार्ट, कहता है शायरी में इतनी ताकत है कि दिलों में हलचल मचा देती है और दिमागों में
मूवमेंट करने की भी कुव्वत है उसमें। इट इज़ बाय इट्स पावर टू मूव द माइंड, लिहाजा ये हमारे दिमागों में भी मूवमेंट करती है, हरकत करवा सकती है। इट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड कॉन्टैक्ट, और ये मुतासिर करवाती है हमें, हम किसी से मुतासिर हो जाते हैं उसके रवैये से, उसके ताल्लुक से, तो ये भी हमारे दिमागों में हलचल मचा देती है ना। जैसे कोई किरदार हमारे सामने पेश किया जाता है, हमें उससे इंस्पायरेशंस मिलती हैं, ये शायरी ही करवाती है। आफ्टर रीडिंग होमर्स ओडेसीज, अगर होमर की ओडेसी को रीड करते हैं जनाब, एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द इंसिडेंट ऑफ इनियंस कैरिंग ओल्ड एंशियस ऑन हिज बैक, ये इसने बेटा है इनियास और इसने एंशियस अपने बाप को अपनी कमर पे उठा रखा है, अपने पीछे उठा रखा है, बुढ़ा बाप है, बेटे ने उठाया है, तो फिर हमने उदासी में ही मिलते हैं ना ऐसे सीन। एवरीबॉडी वुड लाइक टू परफॉर्म अ डीड अ सिमिलर वर्चू, तो हर कोई चाहता है कि वो ऐसे ही अपने बाप की खिदमत करे। मिनियंस एग्रीपा द स्टेटमेंट, ये जो शख्स हैं ये एक रोमन रिपब्लिक के कौंसल के शख्स हैं, और ये क्योंकि स्टेटमेंट्स हैं, सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी सियासत के बारे में उसने कहा है कि ऐसे किरदार जो ये ताल्लुक़ तो क्रिश्चियनिटी से रखते थे और बाद में ये शहीद भी हो गए थे, इन्हीं के किरदार को उसने शो करके बताया है कि अगर ऐसे किरदार हैं तो पोइट्री ही दिखा सकती है। वाज एबल बाय यूजिंग अ पोइटिकल डिवाइस, तो पोइटिकल डिवाइस क्या होती हैं? शायराना जो डिवाइसेस हैं, जो शायराना तकरीब्स हैं, वो तरतीबें हैं, उन्हीं से ही हम ये सब बता सकते हैं। इन हिज ऑरिएशन टू अवॉइड अ सिविल वॉर इन रोम, अब इसने क्या किया था? ऑरिएशन होता है ज़ुबान और अवॉइड होता है टालना, और इसने अपनी ज़ुबान से एक सिविल वॉर को, रोम में जो सिविल वॉर आने वाली थी, यानी जो हुकूमत के खिलाफ होने वाले थे लोग, वो इसने अपनी ज़ुबान शायरी से वो वार टाल दी। यानी ये इतना पोइटिकल डिवाइस का यूज़ करने वाला शख्स था, और ये एक रोमन कैरेक्टर है जिसकी वजह से एक बड़ी जंग टल गई। These examples show that the poet using delight as his instruments influencing the mind of the reader, तो लिहाजा उसने दिमागों को मुतासिर किया, शायरी ने दिमागों को मुतासिर किया, तो वो जंग से बाज आ गए। तो यही जो है मुसरत का बाइस बनता है रीडर के लिए, more effectively than another art does, और ये कोई दूसरा फ़न नहीं कर सकता है। As virtue is the most excellent end of all worldly learning, लिहाजा ये जो नेकी है हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का एहतमाम देती है किसी भी दुनिया के तालीम से ज़्यादा। So is poetry the most familiar way to teach virtue, लिहाजा पोइट्री बहुत ही जाना माना तरीका है नेकी सिखाने के लिए। It is wrong to condemn and censor poetry in any of its form, लिहाजा इसकी किसी शक्ल को भी सेंसर कर देना, उस पर पाबंदी लगा देना, उसकी काट छांट करना बहुत गलत है। सेज सिडनी कहते हैं। He then goes on to defend the various form of poetry and states the benefit of the pastoral poetry, लिहाजा वो आगे बढ़ते हैं और जो डिफेंड करते हैं, दफा करते हैं मुख्तलिफ अशकाल की शायरी की, और बताते हैं कि ये जो गाँव के इलाकों पे शायरी की जाती है इसके कौन कौन से फ़वाइद हैं। एलिजिक पोइट्री बताते हैं जनाब, जिसमें नोहा होता है, गमगीन और अलमनाक जो है वाक़यात पे शायरी की जाती है, ये पोइट्री है। कॉमिक मजाकिया पोइट्री एंड सटायरिक पोइट्री, जिसमें तंज और मजाक दोनों शामिल हो। ट्रैजिक पोइट्री जो सिर्फ और सिर्फ अलमिया हो। हीरोइक पोइट्री जिसमें बहादुराना काम बताए जाते हैं, ETC वगैरह वगैरह। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सिडनी के फॉर्म्स ऑफ पोइट्री कौन कौन सी हैं। सिडनी स्पीक्स ऑफ लिरिकल पोइट्री, लिरिकल पोइट्री के बारे में ये कोटेशन है सिडनी की। आई नेवर हर्ड द ओल्ड सॉन्ग्स ऑफ पैरसे एंड डॉगलास, मैंने फारसे और डॉगलास के पार्सले क्या है? ये एक वैली है फ्रांच की, यानी वादियों का जिक्र, और डॉगलेस क्या है? ये ब्लैक स्ट्रीम है, यानी बताना चाहता है कि मैंने वादियों का और नदियों का जिक्र पुराने गीतों में नहीं सुना। डैट आई फाउंड नॉट माई हार्ट मूव्ड मोर देन विद अ ट्रम्प, और यानी बताना चाह रहा है कि मैंने इनका गीतों का जिक्र सुना है और इसने मेरे दिल को फतह की तरफ झंझोड़ दिया, मेरे दिल को फतह की तरफ मोड़ दिया। ये इन चीज़ों का जिक्र जब आता है शायरी में तो हमारे सामने नेचर मज़ीद खूबसूरत होकर पेश हो जाती है। सिडनी कम्स वेरी क्लोज टू लॉन्गिनियस भी उसके साथ वो जाता है जनाब अबाउट द पावर ऑफ पोइट्री टू ट्रांसपोर्ट, कि वो एक वसीला है, शायरी एक वसीला है
ट्रांसपोर्ट। इन्होंने पीछे कौन कौन से लफ्ज़ यूज़ किए हैं अभी हमने देखे हैं, ट्रांसडेंस, ट्रांसम्यूट्स, ट्रांसफिगर्स, और ये लॉन्गियस ने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, ट्रांसपोर्ट के वसीला है। In this respect, इसी मामले में सिडनी takes up a position which links him with romantic poets. उसके जो लिंक है, ताल्लुक रोमांटिक शायरों से, रोमानवी शायरों से बन जाता है। दो on the whole, अगरचा मुकम्मल तौर पर he is a new classical critic, वो एक न्यू क्लासिकल क्रिटिक है। न्यू क्लासिकल क्रिटिक क्या थे, 1660 से 1798 तक ये इनका दौर चलता है, और ये ट्राइड करते हैं टू इमिटेट द स्टाइल ऑफ रोमन एंड ग्रीक्स, और न्यू क्लासिकल ने रोमन और ग्रीक के स्टाइल को ही इमिटेट किया है। जैसा कि ये बार बार रोमन और ग्रीक की मिसालें दे रहे हैं, रोमन ने ये कहा, ग्रीक ने ये कहा, तो ये न्यू क्लासिकल क्रिटिक हैं। लेकिन लिंक इनका जाके रोमांटिक पोएट के साथ मिलता है, क्योंकि रोमांटिक पोएट क्या करते हैं, वो शायरी की फितरत की बातें बताते हैं ना अपनी शायरी में। द ओनली थिंग्स विच जार्स अपॉन आवर माइंड्स इज सिडनीज रिपीटेड एम्फसाइजेस अपॉन द मॉरल। हमें एक ही चीज़ हमारे माइंड्स के गिर्द घूमती फिर रही है कि भी इसने बार बार जोर दिया है अखलाकियात पर। एंड डिडैक्टिक एम्स ऑफ पोइट्री, डिडैक्टिक होते हैं तालीमी मकासद, के शायरी के जो तालीमी मकासद हैं इन पर भी जोर दिया है। बट हियर वी शुड रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट इन विच सिडनी पुट्स दिस एम्फसाइजेस ऑन द मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ पोइट्री। हमें वो कॉन्टेक्स्ट देखने हैं, कॉन्टेक्स्ट होता है लिखी हुई तहरीर, उस तहरीर को याद रखना है कि सिडनी ने क्यों जोर दिया है अखलाकी एस्पेक्ट्स अनासर पर शायरी के। पोइट्री वाज सेंसर्ड, हालांकि उसकी सेंसर्ड हो गई थी, उसको मुलामत किया गया था उसको बाय द प्यूरिटन्स, प्यूरिटन्स के जरिए। प्यूरिटन्स वही जो सूफी बने फिरते थे, जो ईसाईयत की कुछ बातों को नहीं मानते थे और बड़ी दीनी किस्म की बातें करते थे, प्यूरिटन्स थे वो। एंड इट वाज नेसेसरी फॉर सिडनी टू मीट द चैलेंज, लिहाजा सिडनी के लिए लाजमी हो गया था कि वो इस ललकार से मिले, क्योंकि ललकार के ही उसने कहा था ना, टू द जेंटलमैन मास्टर फिलिप्स सिडनी, तो ललकारा ना उसको चैलेंज कर दिया, तो लिहाजा उसने इसका जवाब देना था। विच मीट्स लाइक स्टीफन गोसन वर फ्लिंगिंग एट इट, लिहाजा फ्लिंगिंग किया गया था, फेंका गया था स्टीफन गोसन की तरफ से सिडनी को ये एक चैलेंज। सिडनी रिगार्ड्स पोइट्री एज द मोस्ट फ्रूटफुल फॉर्म ऑफ नॉलेज, वो कहता है जनाब शायरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक शक्ल है इल्म देने के लिए। एंड देयरफॉर एज द मोनार्च ऑफ ऑल ब्रांचेस, ये हमारा क्वेश्चन का ही वर्ड आ गया, सारी शाहों की ऑफ लर्निंग, किसी भी किस्म के सीखना हो उसकी सारी शाहें लगा लें तो शायरी उसकी शहनशाह है। इन दिस वे, इसी तरीके से सिडनी ग्लोरीफाइज पोइट्री, वो पोइट्री की अजमत बताते हैं। एंड रैंक इट नॉट ओनली, और उसकी सफ़े बनाते हैं ना सिर्फ अबव फिलोसफी एंड हिस्ट्री बट आल्सो अबव द साइंस। अलबत्ता उन्होंने जनाब इसे साइंस से भी ऊंचा करार दिया है। इसके रैंक जब उन्होंने बनाया, जब उन्होंने इसकी सफ़ बंदी की है, तो उन्होंने कहा कि ये फिलोसफी और हिस्ट्री को तो छोड़ो, साइंस से भी ये ऊंची है। लाइक एस्ट्रोनॉमी एंड जियोमेट्री, लिहाजा एस्ट्रोनॉमी दिखा लो, इल्म फल्कियात लगा लो या इल्मुल अर्द लगा लो, दोनों से शायरी का रैंक अप है। He goes to the extreme, वो ज़्यादा आगे चले जाते हैं। When he says, वो कहते हैं I still and utterly deny, मैं अभी भी मुकम्मल तौर पर इनकार करता हूँ that there is a sprung out of earth, यहाँ पर कोई भी ऐसा स्प्रिंग आउट हो, ज़मीन के अंदर कोई ऐसा जंप हो, कोई ऐसा उछाल हो या कोई ऐसी चीज़ हो, more fruitful knowledge, जो दे ज़्यादातर तालीम दैन पोइट्री, पोइट्री से ज़्यादा। ये भी उनकी कोटेशन है कि आपने ये कोटेशन भी जहन में रखनी है। इन्होंने पोइट्री पर फिलोसफी, हिस्ट्री के अलावा साइंस को भी तरजीह दे दी। इट इज़ ऑफ द मार्क टू असर्ट, ये जनाब दावा करना चाहिए, इसका दावे से परे है, डैट पोइट्री इज़ द प्रोफाउंडेस्ट और द मोस्ट फ्रिटाइल खास ऑफ नॉलेज। प्रोफाउंडेस्ट होती है बड़ा गहरा असर डालने वाली और ज़रखेज़ असर डालने वाली, ये तालीम ही है, शायरी की तालीम ही है, जिसकी वजह से बड़े गहरे असरात होते हैं और बड़े ज़रखेज़ किस्म के असरात होते हैं। यानी उसके बाद और आगे से जड़ें उनकी फूटती जाती हैं। पोइट्री हैज़ इट्स राइटफुल प्लेस, उसका बड़ा ज़बरदस्त मकाम है
एज एन आर्ट एक फ़न के तौर पे विच ऑफर्स डिलाइट जो कि हमें मुसरत देता है, प्लेजर खुशी देता है, एंड मोरल इंस्ट्रक्शंस और हमें अखलाक की हिदायत भी देता है, विच रिवील्स द मिस्ट्रीज ऑफ द ह्यूमन माइंड जो इंसानी दिमाग की पुरस्रारियत के भी राज खोल देती है, एंड ऑफ ह्यूमन नेचर के विच कंसोल्स जो दिलासा देती है इन डिस्ट्रेसेस एंड सारोस जो जब हमारे दिमाग दुख होते हैं, नाउमीदी में होते हैं तो हमें शायरी से दिलासे भी मिलते हैं, विच अपलिफ्ट सोल्स वो हमारी रूहों को मदद देती है, एंड ट्रांसपोर्ट्स इनटू अनदर वर्ल्ड और उन्हें एक दूसरी दुनिया में ही ले जाती है, एंड मेक लिव्स वर्थ लिविंग और हमारी ज़िंदगी को ज़िंदा रहने के काबिल बनाती है, वर्थ लिविंग काबिल बनाती है जिंदा रहने के। सिमिलरली सिडनीज गोज ऑफ द मार्क, लिहाजा वो मार्क से मज़ीद आगे जाते हैं। व्हेन ही सेज वो कहते हैं डैट एन एस्ट्रोनॉमर a geometricians or a physician may tell lies but that a poet does not tell lie। यहाँ पर वो कहते हैं, उसने कहा था ना मदर ऑफ द लाइज, उसने कहा सारे से सारे झूठ बोल सकते हैं लेकिन शायर झूठ नहीं बोल सकता। वी एग्री डैट अ पोइट डज नॉट टेल अ लाई, हमने ख्याल है जनाब ये कंक्लूजन दे रही हैं, हम अपनी राय दे रहे हैं कि हमें ठीक है, हम मानते हैं भाई शायर झूठ नहीं बोलते, बट वी डू नॉट एडमिट, लेकिन इस बात को भी तस्लीम नहीं करते दैट अ साइंटिस्ट टेल लाइज ईदर, कि शायद इस साइंसदान ने कभी झूठ बोला, ये साइंस के हक में बात कर रहे हैं। अ साइंटिस्ट वेदर ही इज़ एन एस्ट्रोनॉमर और जियोमेट्रिशियंस और फिजिशियंस एम्स हॉलीडे थ्रोट, और हम दावा करते हैं, ये भी दावा नहीं कर सकते कि साइंसदान या जोग्राफिया दान या ये इल्म फल्कियात बताने वाले या फिजिशियंस जो भी हैं वो मुकम्मल तौर पर सच बताते हैं। कंक्लूजन में बता दिया भाई, ना हमें उनकी सच्चाई का यकीन है, ना हमें उनके झूठ कहने का यकीन है, उनके साथ भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नहीं है कि हम उन्हें पक्का पक्का लायर कह के बात ख़त्म कर देते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लिसनिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।